हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार वर्मा आपके साथ एक बार दोबारा जुड़ रहा हूँ एक नए टॉपिक क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशनल के साथ आपको जुड़ रहा हूँ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका वांछित लाभ मिल सके। हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं केपलर लॉ पर। तो केपलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया, केपलर ने 3 लॉ डेरिवेटिव किए हैं। उन 3 लॉ में सबसे पहला लॉ जो बताया है कि प्लेनेट मूव्स द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन बीइंग द लोकेटेड एट द वन ऑफ द टू ऑफ फोकी ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। मतलब उन्होंने बताया कि जो हमारे प्लेनेट होते हैं, जस्ट लाइक अर्थ यहाँ पे है, अर्थ है यहाँ पे, तो वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में, किसके इलिप्टिकल पाथ में चारों ओर चक्कर लगाता है। और इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है, जो सन है वो उसके फोकस में, किस पे, इलिप्टिकल पाथ की फोकस तो होता है, जिसे बोलते हैं फोकी, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकी, वहां पे प्रेजेंट होता है। ये उन्होंने सबसे पहला लॉ बताया है। सेकेंड लॉ उन्होंने बताया ये कि जो एरिया कवर्ड करता है, जस्ट लाइक P1, P2, P3 एंड P4, तो एरिया जो कवर्ड करता है एक निश्चित इंटरवल टाइम में, तो उन्होंने बताया द एरिया आर स्वेप्ड बाय इन इंटरवल ऑफ टाइम दैट आर इक्वल टू, तो मतलब उन्होंने बताया कि जो भी एरिया है वो निश्चित समय में स्वेप्ट करता है, किसी भी समय में वो क्या हो जाता है, इक्वल रहता है। तो एरिया आप हम बात कर लेंगे P1O P2 इज इक्वल टू P3O एंड P4। और थर्ड पॉइंट केपलर थर्ड लॉ जो बताया है, उन्होंने बताया था कि इसको पूरा चक्कर, जो हमारा कोई भी प्लेनेट है जब किसी सन के चारों चक्कर लगाता है तो पूरा चक्कर लगाने में जो बेटा समय लगता है, जो समय लगता है उसको उन्होंने T से प्रिंट किया और उसकी रेडियस को बोला R। तो उसने बताया कि इसका जो टाइम का जो स्क्वायर है, टाइम का जो स्क्वायर है वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड लॉ था कि टाइम का जो स्क्वायर है वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट्स मींस हम लोग मालूम है कि टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब करेंगे, दैट्स मींस के बराबर आपका आएगा टी स्क्वायर बटे आर क्यूब। किसी हम फर्स्ट वन के छोड़ देंगे। तो ये हमने जो पढ़ा है वो था हमारा केपलर्स लॉ। केपलर के 3 लॉ थे जिसको हमने अच्छे से आपको डेरिवेटिव किया है, इलेबोरेट किया है। अब इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं इस चैप्टर की शुरुआत जहां से होती है, उस चैप्टर की जहां शुरुआत होती है, तो उसके बारे में जो बात करेंगे तुम देखेंगे कहां शुरुआत करेंगे इसकी। हमने सबसे पहले बताया हुआ है कि ग्रेविटेशनल मतलब फोर्स होता है। तो फोर्स ये नॉर्मल सी परिभाषा पढ़ी थी आपने छोटी क्लासों में, एनी पुल और पुश ऑन ए ऑब्जेक्ट दैट कॉल्ड फोर्स। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हो वो क्या कहलाता है, हमारा फोर्स कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं शुरुआत में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो आपका बेटा है उसके लिए बात करने वाले हैं। तो हमने बताया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते किसे हैं। तो हम शुरू करते हैं, देखिए समझेंगे अच्छे से। हमने मान लिया लेट टू ऑब्जेक्ट आर व्हिच आर मास इज m1 एंड m2 एंड द रेडियस बिटवीन देम इज कैपिटल R। हमने मान लिया दो ऑब्जेक्ट हैं, वो m1 और m2 हैं और उनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो हम लोग कह सकते हैं न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दैट मींस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, नंबर 1। And second law is say that the force is inversely proportional to square of the distance। मतलब
इनवर्सिव प्रोपोर्शनल उल्टा हो जाता है तो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। दैट्स मींस इक्वेशन नंबर सेकंड। कंबाइन बोथ इक्वेशन, दैट्स मींस f प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब क्या हुआ, हमने आपको बताया है कि प्रोपोर्शनल साइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट के लाते हैं m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे k जो है वो और कोई ये नहीं g है, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to power minus 30 10 to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पे पावर -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। यह बराबर रहता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा जो लॉ है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बोल देते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कोई समस्या तो होगी नहीं, फिर भी हम कोई दोबारा से बता देते हैं कि आपके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शुरू कहाँ से होता है। हमने मान लिया एक मास है हमारा m1 और m2 है, उसके बीच दूरी है r है। ठीक, यूनिवर्स में स्पेस में घूम रहे हैं, अराउंड कर रहे हैं, तो हमने बताया कि जो मास, जो फोर्स होता है इनके बीच, फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है, वो उनके मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। और जो उनकी द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द देयर रेडियस, तो यह इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इन दोनों रूल्स को हमने कंबाइन कर लिया, तो यह प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r स्क्वायर बन गया। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल से हटाते हैं तो फिर एक कांस्टेंट लाते हैं, तो यह बराबर k m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो गया। इसी के आगे हमने क्या किया, यह बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर, क्योंकि k की जगह हमें मालूम है यहाँ पे यूनिवर्सल एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं g, उसकी वैल्यू लोग पुट कर देते हैं। तो ये हमारा हो चुका है केप्लर्स लॉ। इसके अलावा एक चीज और उन्होंने बताई, हमें बताना है कि